ओके, गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग। एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर देना। गुड इवनिंग टू एवरीवन। राधे राधे। गुड इवनिंग वैष्णवी, योग, घनश्याम। गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्लियर है सब कुछ? ओके, एक सेकेंड। हाँ, जस्ट मैं एक सेटिंग ये कर रहा हूँ। एक सेकेंड। हाँ हाँ, योग, तुम्हारे सेवा में ही बैठे भाई हम लोग। अभी तक कोई ऐसा डाउट है जो तुमने डाला और मैंने क्लियर नहीं किया? है कोई ऐसा डाउट योग? है तो अभी बता दो, देखो ऑनलाइन है ना? चलो, गुड इवनिंग। ठीक है, बस ये रहता है, कभी मैं तुम्हारा कंसेप्ट के थ्रू डाउट क्लियर कर देता हूँ या कभी क्वेश्चन के थ्रू मैं तुमको बोलता हूँ थोड़ा सा पेशेंस रख लो, क्वेश्चंस के थ्रू कर दूंगा। ठीक है, चलो। सो गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग यार। ठीक है, पीडी का सेशन। ठीक है, एक्चुअली तो ये मंडे को था, लेकिन मुझे लगा कि यार मंडे को तुम लोग को थोड़ा सा लेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गेट के एग्ज़ाम के करीब अपन जा रहे हैं, है ना? तो इतना अच्छा नहीं रहेगा कि इतने करीब जाके तुम्हारा रिवीजन हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने सैटरडे संडे उसको शिफ्ट करा दिया। ठीक है, ताकि यार तुम लोगों का भी एक एक हफ्ता बिल्कुल डिसेंट रिवीजन तुम लोग कर पाओ यार ना। लास्ट मोमेंट है, लास्ट फाइट है, हिम्मत नहीं हारना इस वक्त, डिमोटिवेट नहीं होना है ना? हर पल तुम्हें लग रहा होगा वही चीज मैं क्यों फिर से बार बार पढूं, प्लीज ऐसा मत होने देना। ठीक है, ये नॉर्मल चीज है ना? ये नॉर्मल चीज है। ठीक है, कि ये लगना कि अरे यार ये तो आता है मेरे को, है ना, ये तो पढ़ा हुआ है मेरा, क्या वही वही मैं पढ़ रहा हूँ, क्या यही इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। लेकिन बिलीव में जब वो इजी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कभी कभी तुम उसमें टफ क्वेश्चन तुम्हें लगता है या कभी कभी तुम उसमें सिली मिस्टेक कर देते हो, है ना? तो जितनी चीजें आंखों से स्कैन हो रही है होने दो, है ना? पेशेंस रखो दिमाग के अंदर, है ना? हड़बड़ी नहीं करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, कुछ पहले से सोच रखा है कि ये कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करना है अच्छे से, तो उस कंसेप्ट को रिवाइज करो। बाकी यार मैं फिर से कह रहा हूँ, हर एक सेशन में कह रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे कह रहा हूँ, ठीक है, पीवाईक्यू के थ्रू रिवाइज करो। और पीवाईक्यू कैसे लगाना है वो मैं अब नहीं बताऊंगा, मैं बार बार पिछले एक साल से वही चीज बता रहा हूं कि पीवाईक्यू हमको कैसे रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप उसमें किसी को भी ये नहीं है कि सर पीवाईक्यू रिवाइज करने में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है ना? सो एक बेहतरीन तरीके से पीवाईक्यू रिवाइज करो यार। बिलीव मी, यू आर अंडर 100। ठीक है, लेकिन इस पीवाईक्यू जैसे मैंने कहा है उस तरीके से, है ना, वो नहीं है आंखों से स्कैन किया और पीवाईक्यू को जाने दिया, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कल के फिल्ट्रेशन में तुमने देखा होगा, कल मैंने जो एमओ के क्वेश्चन लिए मोस्टली सबने सही किए, लेकिन फिल्ट्रेशन में बच्चों की अभी भी गलतियां हो रही थी, वो सारे पीवाईक्यूज ही थे, उसमें कहीं ना कहीं मैंने लैंग्वेज चेंज की थी और डेटा चेंज किया था, बस और कुछ नहीं किया था, बिलीव मी। तो कल के क्वेश्चंस में से तुम खुद को जज कर सकते हो कि अगर पीवाईक्यू कंसेप्ट पे वो ही क्वेश्चन डेटा चेंज करके लैंग्वेज चेंज करके आता है तो तुम्हारे इसके अंदर कितना सामर्थ्य है, कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी ग्रास्पिंग पावर है, कितना अटेंशन है, कितना फोकस है, कितना कॉन्फिडेंस है कि वही क्वेश्चन तुम सही से कर पाओ। ठीक है, सो ऑलमोस्ट मुझे कल का सबका सही लगा, सिर्फ फिल्ट्रेशन में लोगों ने गलतियां की, बाकी इसमें भी एक दो हुआ, ठीक है, लेकिन फिल्ट्रेशन में हुई। सो ये एक चीज है। ठीक है, कल भी मैं पीडी के क्वेश्चन कराऊंगा, घुमा फिरा के पीवाईक्यू को ही मैं दे रहा हूं, है ना? पीवाईक्यू को ही दे रहा हूं क्योंकि मैंने बताया कि मैंने अलग से पीपीटी बनाई थी। ठीक है, गुड इवनिंग अंजलि। अलग से पीपीटीज बनाई थी क्वेश्चंस की, है ना? लेकिन जो एनालिसिस अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बाकी सीएस जिनका गेट का पेपर हुआ है उसके वजह से मैंने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज की है, क्योंकि यार पीवाईक्यू को रिवाइज करने में लॉस कोई नहीं है। हाँ, लेकिन अगर पीवाईक्यूज नहीं कर पाए तो थोड़ा सा घाटा हो सकता है ना? लॉस तो कोई नहीं है यार, है ना? क्योंकि यार फर्स्ट प्रेफरेंस वी ऑलवेज गिव टू पीवाईक्यू एंड नोट्स, तो नोट्स तो अपने रिवाइज हो जाते हैं यहाँ पे शॉर्ट्स में विदाउट डेरिवेशन। ठीक है, चलो,
होप सो बेहतरीन तरीके से चल रही होगी पढ़ाई। फिर भी एज अ फीडबैक में ले रहा हूँ, किसको कहाँ दिक्कत आ रही है ऑन एन एवरेज मैं पूछ रहा हूँ, नॉट ओनली पीईडी, है ना, किसको कहाँ दिक्कत आ रही है कि अगर जरूरत पड़ेगी सो वी विल टेक दैट सेशन ऑल्सो, है ना, किसी को कहाँ पे दिक्कत आ रही है बता सकते हो यार, यू कैन टेल मी, ठीक है, यू कैन टेल मी जल्दी से। कहाँ दिक्कत आ रही है, एनीवन कैन टेल मी। कोई दिक्कत नहीं, फुल कॉन्फिडेंस। हाँ, लग तो यही रहा है, सब लोग तुम लोग कह रहे हो कोई दिक्कत नहीं, फुल कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस है यार। चले आगे फिर, चले, चले आगे, आया ना बोलो यार, चले आगे। महाअभ्यास कोई नहीं, वो गलत पीडीएफ लग गया, कोई बात नहीं, ठीक है, रिवीजन है आज, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपनी कल रहेगी, ठीक है, चले। युग क्या बोल रहे हो, ह्यूमिडिफिकेशन और पीडी में कब टोटल कॉस्ट लेना है, मेरे को ये नहीं समझ रहा ह्यूमिडिफिकेशन। अच्छा ठीक है, मैं वो देख लूंगा, ठीक है, मेरे को क्वेश्चंस भेजो, है ना, जैसे योग कभी कभी ना तुम, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली, कभी कभी तुम पूछते हो क्वेश्चन वो दो सब्जेक्ट्स का मिला के इधर उधर से थोड़ा समझ नहीं पाता, जैसे कल तुमने एक उस पे क्वेश्चन पूछा था, है ना, सिमिलिट्यूड पे, मैंने कहा क्वेश्चन भेजो, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया तो तुम्हें समझ में आ गया, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भेजो कि सर ये स्टेटमेंट ऐसा लिखा है तो ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं और अच्छे से तुम्हें जस्टिफाई कर पाऊंगा, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन होगा तो भेज देना, ठीक है, बाकी तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम लोग का डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। चले यार, चले आगे, हाँ या ना बोलो यार, चले आगे, स्टार्ट करें सेशन, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते यार, तुम्हारा बहुत कीमती टाइम है अभी, चलो। प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स, सो यार इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, ये सब्जेक्ट पढ़ते क्यों है, पैसा, है ना, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, इंडस्ट्री चलती पैसे पे है, काम करते हैं हम कहीं पे सैलरी के लिए, तो अल्टीमेटली चीजें आ जाके सैलरी पे आ जाती है अपनी, ठीक है, कि एक इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल कितनी है, एक स्टार्टअप अगर तुम करना चाहते हो तो वो कितना प्रॉफिटेबल है, सारी चीजें, है ना, सो दैट इज व्हाई दिस सब्जेक्ट इज बीइंग टॉट टू द केमिकल इंजीनियर्स, कि हमें ये तो पता है डिस्टिलेशन कॉलम कैसे बनाना है, हमें ये तो पता है हीट एक्सचेंजर कैसे बनाना है, हमें ये पता है एब्जॉर्बर कैसे बनाना है ना, हमें ये पता है इवापोरेटर्स कैसे बनाना है, लेकिन अल्टीमेटली क्या वो जो डिजाइन तुमने की है वो कंपनी को प्रॉफिट देगी या नहीं देगी, मैनेजमेंट तो सिर्फ प्रॉफिट देखेगा, उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि तुमने इवापोरेटर बनाने में 2 दिन लगाए कि 2 साल लगाए, दे वांट प्रॉफिट, है ना। सो एक बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की, दैट इज व्हाई दिस सब्जेक्ट इज बीइंग टॉट, है ना, ये कोई डिटेल में जाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट है ना, लेकिन पिछले 1-2 साल से मैंने देखा है कि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करके पूछा गया, दिस आई एग्री, है ना, पिछले 2-3 साल से, 3 साल पहले तक अगर इस सब्जेक्ट की बात करोगे तो एज इट इज फॉर्मूला और क्वेश्चन, बस ज्यादा घुमा फिरा के दिमाग लगाया नहीं पेपर वाले बनाने वाले ने, ठीक है, लेकिन पिछले 2-3 साल से यह है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाया जा रहा है, और वो ऐसा ट्विस्ट है कि वो ट्विस्ट तुम्हें किसी भी टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अननेसेसरी उस क्वेश्चन को घुमाया फिराया हुआ है ना, अननेसेसरी, कि बच्चों कंफ्यूज हो जाए, लेकिन 2017 की बात करें सो क्वेश्चंस इजी थे, है ना, सो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, गलती बस कहीं पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। युग ने क्या लिखा है, यस सर अभी आपको भेज रहा हूँ, एक स्पेसिफिक टाइप का ये ह्यूमिडिफिकेशन में, ठीक है युग, ठीक है, भेज दो, कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करें सेशन। युग, वैष्णवी, चलो, अच्छा लिंक शेयर नहीं है, एक सेकेंड, मैसेज आया है लिंक शेयर नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कहीं पे, एक्चुअली ये सेशन मंडे को था ना,
तो बहुत लोगों को कंफ्यूज हो गया, चलो कोई नहीं। सो पीडी पढ़ेंगे अपन। सो फर्स्ट पॉइंट अपना क्या था इसके अंदर था कॉस्ट इंडेक्स, है ना, कॉस्ट इंडेक्स। कॉस्ट इंडेक्स की अगर हम बात करें, है ना, कॉस्ट इंडेक्स की अगर हम बात करें, सो कॉस्ट 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 इंडेक्स किसके बारे में बताता है? कॉस्ट इंडेक्स हमें बताता है ना, किसके बारे में बताता है कॉस्ट इंडेक्स? कॉस्ट इंडेक्स बताता है उसकी वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर या फिर कई सालों के बाद। सो पहला पॉइंट इसमें हमें पता है कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी, है ना, कैपेसिटी है। अब ये कैपेसिटी टू द पावर एन है। एन क्या है? एन डिपेंड करता है टाइप ऑफ इक्विपमेंट के ऊपर, है ना, एन डिपेंड करता है टाइप ऑफ इक्विपमेंट के ऊपर। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर टफ बनाना हो, है ना, इस क्वेश्चन को टफ बनाना हो तो बता सकता है कोई कि इस क्वेश्चन को इसी पॉइंट पे क्वेश्चन को टफ कैसे बनाया जा सकता है? एनीवन कोई सजेशन दे सकता है? अगर मैं बोलूं अगर तुम्हें पेपर बनाना है ना, इस क्वेश्चन के इस पॉइंट पे क्वेश्चन को टफ कैसे बनाया जा सकता है? चलो बताओ कैसे बनाया जा सकता है? कोई भी सजेशन दो, एनीवन। चलो एनीवन कोई सजेशन दे सकता है इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन को टफ कैसे बनाया जा सकता है? एनीवन कैन गिव मी सजेशन, बताओ। अगर तुम पेपर सेट कर रहे हो, सोचो तो तुम क्या कर सकते हो इस पॉइंट के अंदर? सिमिलिट्यूड कंसेप्ट ऐड कर सकते हैं, सिमिलिट्यूड ठीक है, सिमिलिट्यूड कर सकते हैं। और बता सकता है कोई? सर कॉस्ट इंडेक्स एंड कैपेसिटी दोनों चेंज कर दे। कॉस्ट इंडेक्स और कैपेसिटी चेंज कर देंगे तो वो उतना टफ नहीं होगा, है ना यार, तुम्हें पता है क्योंकि कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट इंडेक्स ऑल्सो, है ना। एक जैसे युग्ने का सिमिलिट्यूड से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वही है कोरिलेशंस वगैरह आने चाहिए। और सपोज कैसे दे सकता है क्वेश्चन अगर टफ बनाना है मेरे को भी, है ना, हीट एक्सचेंजर का क्वेश्चन, ठीक है, डालूंगा मैं, एरिया डालूंगा मैं, और एरिया तुम्हें कैलकुलेट करने बोलूंगा, है ना, एरिया तुम्हें कैलकुलेट करने बोलूंगा। और वो जो तुम एरिया कैलकुलेट करोगे सपोज 2024 का करोगे, ठीक है, और फिर मैं क्या बोलूंगा, कॉस्ट इंडेक्स से बताओ 2027 में उसका रेट क्या होगा, है ना। हीट एक्सचेंजर का यूज करके यूए डेल्टा टी एलएमटीडी वो पूरा डेटा दिया हुआ है, तुमने वहां से एरिया निकाला। अब तुम्हें एरिया पता चल गया, ये जो एरिया आया उसकी कॉस्ट उसने दे के रखी है। अब उसने कहा कि 2027 में जितना आया है एरिया, है ना, जितना आया है एरिया उसके रिस्पेक्ट में क्या कॉस्ट हो सकती है, उसके रिस्पेक्ट में क्या कॉस्ट हो सकती है। तो इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा सकता है, ठीक है। फ्लडिंग वेलोसिटी, फ्लडिंग डायमीटर करके ले सकते हैं। हाँ वही डिजाइन वाला कोई भी पार्ट, अब मैंने हीट एक्सचेंजर का बताया है, करेक्ट, डिजाइन वाला कोई भी पार्ट ले लो, है ना, डिजाइन वाला कोई भी पार्ट ले लो, यू कैन डू दिस, है ना। बाकी अपने नॉर्मल फॉर्मूले, कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी, एन क्या है, डिपेंड करेगा टाइप ऑफ इक्विपमेंट पे, और बाय डिफॉल्ट वी कैन यूज 6/10 रूल, है ना, बाय डिफॉल्ट वी विल बी यूजिंग 6/10 रूल, ठीक है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि पेपर टफ होना और पेपर इजी होना क्या है। इजी होना मतलब डायरेक्ट पूछ लिया, और जब टफ पूछना है तो भाई उसने एरिया निकालने, तुम्हें कहीं से डिस्टिलेशन से निकालो, जहां से एरिया निकाल सकते हो वहां से एरिया निकालो और फिर यूज करो यहाँ पे। आई बात समझ में? चलो तो ये हो गया अपना पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या है अपना? व्हाट विल बी द सेकंड टॉपिक? सेकंड टॉपिक इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन पहली चीज, डेप्रिसिएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज फॉर द मार्केट, है ना। मैंने अगर आज आईफोन खरीदा 1 लाख रुपए का, है ना, मैंने अगर आज आईफोन खरीदा है 1 लाख रुपए का, 10 साल के बाद उसको तुम पूछोगे कि ये कितने का आईफोन है, तो मेरे लिए वो वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, दैट इज 1 लाख, है ना, 1 लाख। लेकिन अगर तुम मार्केट में अगर उसको बेचने जाओगे तो 1 लाख की नहीं होगी, हो सकता है 10,000 की हो सकता है 2,000 की हो, ठीक है।
इतना सस्ता आईफोन, हाँ डैमेज हो गया होगा कुछ, है ना, जिसके कारण भी वो डेप्रिशिएट हो सकता है। लेकिन तुम्हारे लिए चाहे वो फुट जाए चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे लिए वो वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 1 लाख। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, क्योंकि डेप्रिशिएटेड अमाउंट इज ऑलवेज फॉर द मार्केट। फॉर कंपनी देर इज नो डेप्रिसिएशन ऑफ द इक्विपमेंट, है ना, देर इज नो डेप्रिसिएशन। आज तुमने जो भी घर पे सामान खरीदा है, जिंदगी भर के लिए वो तुम्हारे लिए उतनी ही इसकी रहेगी, है ना। सो डेप्रिसिएशन नहीं होता। सो हमारे पास डेप्रिसिएशन निकालने के, है ना, 4 मेथड है, ठीक है। फर्स्ट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा डिक्लाइन मेथड, इसके बाद डबल डिक्लाइन मेथड, चौथा सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। ओके, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड है ये। So this is straight line method, this is decline, sum of the year, a double decline. Here everywhere money is not a function of time, है ना। रियलिटी में मनी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बट हियर इट इज नॉट। क्या मतलब होता है स्टेटमेंट का? स्टेटमेंट का मतलब, मैथमेटिकल मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट का मैथमेटिकल मतलब होता है कि यहाँ पे जो मनी है क्या यूज कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट यूज कर रहा है ना। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सबको पता है। एक्चुअल में जो हमारा मनी ग्रो होता है ना, एक्चुअल में जो हमारा मनी ग्रो होता है वो किससे होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। चाहे तुम बैंक से लोन लो, चाहे तुम बैंक में डिपॉजिट करो, ऑलवेज द बैंक इज गोइंग टू गिव यू अ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा चेंज होते रहती है, इट इज नॉट फिक्स्ड। बात समझ में आई क्या? इट इज नॉट फिक्स्ड। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है। यस, डीसी बाय dt टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। चलो, तो अगर इसमें हम पहला अगर हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्री टर्म्स लिख लेते हैं। वीएस इज सैल्वेज वैल्यू, V0 is initial value, VA is book value, N is service life of the equipment, सर्विस लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट। स्ट्रेट लाइन मेथड की अगर मैं बात करूं, सो डी इज डेप्रिसिएशन, डी इज डेप्रिसिएशन ऑन ईयरली बेसिस। हम पूरे जो कैलकुलेशन करते हैं यार, है ना, वो ईयरली बेसिस पे करते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर क्वेश्चन में पूछा गया सो यू कैन कन्वर्ट इट मंथली बेसिस, है ना। ये हमारे नोटेशंस है। सो अगर मेरे को यहाँ पे डी निकालना है स्ट्रेट लाइन से, तो V0 माइनस VS टू द पावर n, है ना। VA क्या हो जाएगा, VA विल बी V0 माइनस A इंटू डी, है ना। किस ईयर में मेरे को डेप्रिशिएटेड अमाउंट निकालना है। सो दिस इज द थिंग। चलो, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। डाउट है किसी को कुछ? एनीवन डाउट? कुछ भी डाउट है तो पूछो। चले आगे योग। ओके, सो दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना। दूसरा
डिक्लाइन मेथड। सो एक्चुअल में इसके हिसाब से क्या है ना, अगर हम देखें स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोल रहा है हमको, स्ट्रेट लाइन मेथड हमको बोल रहा है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड हमको क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड हमको बोल रहा है कि एवरी ईयर द डेप्रिसिएशन इज सेम, दैट इज d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 इक्वल्स टू dn। बट रियल लाइफ में पॉसिबल है क्या, नहीं है। रियल लाइफ में क्या होता है बताओ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द रियल लाइफ, रियल लाइफ में क्या होता है, एनीवन, रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में डेप्रिसिएशन कैसे बिहेव करता है अपने ओपन मार्केट में अगर मैं बात करूं, सो डेप्रिसिएशन कैसे बिहेव करता है, कोई बता सकता है क्या जल्दी से, एनीवन। अनइक्वल डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन वो किस वे में करता है, किस वे में करता है, एनीवन, किस वे में करता है, हर ईयर चेंज होता है। हाँ ये बात तुमने बिल्कुल सही की, लेकिन उसका पैटर्न क्या है, एनीवन कैन कमेंट ऑन पैटर्न, पैटर्न पे कोई कमेंट कर सकता है क्या, एनीवन कैन कमेंट ऑन पैटर्न, पैटर्न कैसा होगा, हमेशा जो डेप्रिसिएशन होता है रियल लाइफ में कैसे बिहेव करता है, वो d1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन d2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन d3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन d4 अप टू dn। बराबर है क्या, बराबर है, बराबर है क्या, इस तरह से। कैसे, सपोज तुमने एक लैपटॉप खरीदा अभी, है ना, तुमने एक लैपटॉप खरीदा नया चमचमाता हुआ, ठीक है, मंगाया कंपनी से ऑनलाइन, घर पे आया, पैकेट फोड़ा, एंट्री की, अपना नाम डाला, सब कुछ डाला, ऑपरेटिंग विंडो जो भी था वो डाल दिया, 1 घंटा यूज किया, कितने घंटे यूज किए, 1 घंटा तुमने यूज किया उस लैपटॉप को। अब उस लैपटॉप को तुम किसी और के पास जाओगे बेचने के लिए, है ना, 1 घंटा हुआ है सिर्फ, अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है, उस लैपटॉप को किसी दुकान में बेचने को जाओगे, तो जिस वैल्यू में तुमने क्या खरीदा था उसको, वो क्या उस वैल्यू में जाएगा, बताओ क्या उस वो वैल्यू में जाएगा क्या, वो उस वैल्यू में कभी नहीं जाएगा, है ना, वो उस वैल्यू कभी नहीं जाएगा, वो उसके लिए सेकेंड हैंड लैपटॉप के कैटेगरी में आ चुका है। तो अगर तुमने 60,000 में भी वो खरीदा है, तो वो तुमको क्या बोलेगा, भले ही तुमने 1 दिन यूज किया हो, 1 घंटा यूज किया हो, लेकिन क्योंकि तुमने उसमें अपना यूजर नेम ये सब बना चुके हो, बेसिक चीजें किए हो, उसका रेट 5 से 10 हजार रुपए गिर जाएगा। बात समझ में आई क्या, 5 से 10 हजार रुपए गिर जाएगा, है ना, समझ में आई, समझ में आई क्या। ए क्या है, ए बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू मतलब कि किस ईयर में डेप्रिसिएशन तुम निकालना चाहते हो। सर्विस लाइफ क्या है, सपोज एक इक्विपमेंट 10 साल के लिए चल रहा है, लेकिन 5 साल के बाद उसकी कॉस्ट कितनी होगी, दैट इज वीए बताएगा वो, ठीक है, दैट इज वीए। तो ए क्या हो जाएगा 5, है ना, सो दैट इज वाई ए इंटू डी, 5 साल के लिए। समझ में आया सोहम, बात समझ में आई, डेप्रिसिएशन कैसे बिहेव करेगा, D1। सो पहला वाला जो है ना, पहला वाला, इसलिए तुमने कभी कभी सुना होगा, घर पे भी पूछना, सेकेंड हैंड चीज अगर तुम खरीदते हो और उसको अगर बेचते हो तो उतना लॉस नहीं होता है जितना तुम फर्स्ट हैंड चीज को सेकेंड हैंड में बेचते हो। सेकेंड हैंड को अगर तुम थर्ड हैंड में बेचने जाते हो तो वो उतना ज्यादा लॉस नहीं क्रिएट करता है। आई क्या बात समझ में, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई, दैट इज ऑलवेज D1 इज ग्रेटर, है ना, D1 तुम्हारा हमेशा ग्रेटर होगा। समझ में आ गई सबको, ठीक है, चलो। सो ये हो गया अपना स्ट्रेट लाइन मेथड। डिक्लाइन मेथड, डिक्लाइन मेथड ने बोला है कि ये एक फिक्स परसेंटेज से ये करेगा, रिड्यूस करेगा प्राइस। तो फिक्स परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, VS माइनस V0 टू द पावर 1/n, बराबर है क्या सर, मतलब मार्केट प्राइस जिसका जितना ज्यादा होगा उतना ही डेप्रिसिएशन होगा। हाँ मतलब अब 2 रुपए की चीज तुम लोगे, है ना, 2 रुपए की तुम चीज लोगे तो फिर उसमें क्या ही डेप्रिशिएट होगा, बराबर है ना, बराबर है ना, है ना। सो ऐसा नहीं है, फिलहाल मार्केट के हिसाब से नहीं बोलेंगे हम, फिलहाल हम क्या बोल रहे हैं, है ना, सपोज ये पेंसिल है ना, सपोज ये मेरे पास पेंसिल है, अब मेरे पास एक और पेंसिल है, ठीक है, ठीक है, अज्यूम करो मेरे पास एक और पेंसिल है, देयर आर दिस 2 पेंसिल्स, है ना। अब ये मैंने दोनों आज खरीदा, ठीक है, ये दोनों मैंने आज खरीदा और आज ही इसको मैं कल ही इसको बेचने जाता हूँ, ठीक है, कल ही इसको बेचने जाऊंगा।
तो सपोज मैंने ये 100 रुपीज में खरीदा था, तो कल जो मैं इसको बेचने जाऊंगा वो क्या बोलेगा, मेरे को 70 रुपए में चाहिए, 80 रुपए में चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि उसके लिए वो सेकेंड हैंड हो गई। अब जब तुमने इसको 70 रुपए में बेचा उसको, ठीक है, अब जो सेकेंड हैंड जिसने लिया था, है ना, सेकेंड हैंड जिसने लिया था 70 रुपए में, है ना, वो थर्ड हैंड में बेचने जाएगा। पहली बात तो वो बताएगा नहीं कि वो थर्ड हैंड है ना, वो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा इसको, अब ये ले लो तुम 70 रुपए में ही ले लो या 65 रुपीज में। वो 3 दिन के बाद अगर इसको बेचेगा तो वो ताकत रखता है इसको 65 रुपीज में बेचने की। लेकिन जैसे ही तुमने पहली बार इसको बेचा है तो भाई ये प्राइस ज्यादा रिड्यूस होगा। दैट इज वाई फर्स्ट डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस वन, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, इसको मैंने बेचा नहीं हूं, जिसकी वैल्यू हमेशा 100 रुपीज पे ही रहेगी मेरे लिए। मार्केट के लिए हर बार इसकी वैल्यू कम होते जाएगी, है ना। तो ये हमें डेप्रिसिएशन हेल्प करता है कि कब किस इक्विपमेंट को बेचना है ना। डेप्रिसिएशन मेरे को हेल्प करता है कब किस इक्विपमेंट को बेचना है। कैसे करता है हेल्प, सपोज कि तुमने 100 रुपीज का एक मशीन खरीदी, ठीक है, वैसे तो कोई मशीन आती नहीं है लेकिन जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। मशीन खरीदी, अब इसको मेंटेनेंस लगता है यार, है ना, मेंटेनेंस लगता है। सपोज कर लो 10 रुपए साल के मेंटेनेंस लगते हैं इसको, ठीक है। पहले साल में 10 रुपए लगे, दूसरे साल में मेंटेनेंस कितना लगा, 20 रुपए। मेंटेनेंस तुम्हारा साल के साथ बढ़ता जाएगा, 30 रुपए, है ना। चौथे साल में 40 रुपए तुम्हें मेंटेनेंस लग गया। अब तुमने कहा यार ये 4 साल के बाद तो इसकी वैल्यू कितनी बची है, इसकी वैल्यू है 50 रुपए, है ना। वैल्यू कितनी है, 50 रुपए, मतलब 50 रुपए में इसकी वैल्यू बची है और 40 रुपए तुम इस पे खर्च कर रहे हो, है ना। तो भाई इससे अच्छा तो मैं नया खरीद लेता हूँ, है ना, इससे अच्छा तो मैं नया खरीद लेता हूँ। मोबाइल के साथ होता है ना, खासकर एप्पल वालों के साथ होता है, एक बार स्क्रीन फूट जाती है भाई, स्क्रीन ही इतनी महंगी है ना, इससे अच्छा तो मैं नया मोबाइल खरीद लूंगा दूसरे कंपनी का। मतलब उसका रिपेयरिंग कॉस्ट ही इतना ज्यादा है कि यार तुम्हारा कुछ नया ऑब्जेक्ट आ जाएगा उतने इसमें, है ना। सो ये डेप्रिसिएशन वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि कब किस इक्विपमेंट को मेरे को खरीदना चाहिए, कब उस इक्विपमेंट को मेरे को स्क्रैप में निकाल देना चाहिए, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्क्रैप, है ना, भंगार बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो बेसिकली जिससे पूरा ये सारी चीजें निकाल देते हैं। बात समझ में आई क्या, समझ में आई क्या। समझ में आई क्या सबको, चले आगे, चले आगे। युग, सोहम, वैष्णवी, समझ में आ गया, ठीक है। चलो, सो ये क्या हो गया, मेरे को एक फिक्स परसेंटेज यहाँ पे दे देता है यार, है ना। और वी क्या होता है यहाँ पे, V0 1 माइनस एफ टू द पावर ए, ठीक है। कंडीशन क्या है मेरे भाई यहाँ पे, n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 और vs कांट बी इक्वल्स टू 0, है ना। स्क्रैप वैल्यू मेरी कुछ ना कुछ यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू। और ये फॉलो भी करता है, ये इसको फॉलो करता है, d1 इज ग्रेटर देन, d2 इज ग्रेटर देन, ठीक है, अप टू dn। आई क्या बात समझ में, देख लो। चले आगे। अब क्योंकि इसमें लिमिटेशन है vs नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसी के ऊपर कौन सा मेथड आ जाता है, डबल डिक्लाइन मेथड। डबल डिक्लाइन मेथड, डबल डिक्लाइन मेथड क्या आ जाता है, f इज 2/n, बाकी चीजें सेम, va इक्वल्स टू v0 1 माइनस f टू द पावर a, ठीक है। चलो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। डन, क्या डाउट पूछ रहे हो युग सर। स्लिम SLM एंड डिक्लाइनिंग डेप्रिसिएशन इक्वल कब होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिक्लाइनिंग डेप्रिसिएशन इक्वल कब होता है, वो तो यार उसके परसेंटेज पे डिपेंड करेगा, है ना।
ऐसा नहीं, सीधा नहीं कमेंट कर सकते, लेकिन एक पॉइंट आता है कि वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, है ना। ओके, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब उसका इंटरसेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो उसका वो परसेंटेज हमें निकालना पड़ेगा, है ना। ऐसा कौन सा परसेंटेज है, क्योंकि ये एफ है, एफ इज हियर परसेंटेज, है ना। सो कितना परसेंटेज मैं इसको रखूं, इसकी वैल्यू क्या हो एक्स की, स्ट्रेट लाइन मेथड और इससे जो डेप्रिसिएशन में किससे निकालूंगा, डबल डिक्लाइन से, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो परसेंटेज निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट दैट परसेंटेज। ओके वैष्णवी, चलो, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड की अगर मैं बात करूं, सो क्या है फॉर्मूला, डी ए इक्वल्स टू एन माइनस ए प्लस वन, ओके, वी जीरो माइनस वी एस अपॉन समीशन ऑफ एन, और समीशन ऑफ एन क्या है, नेचुरल नंबर्स एन, एन प्लस वन बाय टू, है ना, एन, एन प्लस वन बाय टू। इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ को तो यहाँ पे तुम्हें पर ईयर, है ना, पर ईयर डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, है ना, पर ईयर डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। मतलब अगर मेरे को वी ए का निकालना है और ये ए की वैल्यू सपोज करो कि 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, वी जीरो माइनस डी वन माइनस डी टू, है ना, उतने जितना इसका निकालना है उतना डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अभी तक जितने मेथड्स थे उसमें हम डायरेक्ट डेप्रिसिएशन निकाल सकते थे किसी भी ईयर का, है ना, और किसी भी ईयर का बुक वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता हूँ, आई हैव टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी डेप्रिशिएटेड वैल्यू, ठीक है। I have to calculate the each and every depreciated value. N is service life है, yes, N is service life युग, N अपनी सर्विस लाइफ है, ठीक है। चले आगे, चलो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, एनीवन हैज डाउट, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। चले आगे, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट, चलो। अब ये जो तीन मेथड अपन ने देखे थे, है ना, अभी तक अपन ने जो देखे, यहाँ पे मनी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो एक है जहाँ पे मनी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मनी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और उसका नाम है सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, ओके, सिंकिंग फंड मेथड उसका नाम है। इसका क्वेश्चन यार आज तक गेट में एक ही बार आया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है फॉर्मूला, याद रख सकते हो, ठीक है, वी जीरो माइनस वी एस वन प्लस आई टू द पावर ए माइनस वन, वन प्लस आई टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। सो दिस इज सिंकिंग फंड मेथड, दिस इज वन ऑफ द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएटेड, दिस इज डेप्रिसिएशन। तो हमारे पास टोटल 5 फॉर्मूले है डेप्रिसिएशन के लिए, जिसमें से 4 मनी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये एक है जहाँ पे मनी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। चलो लिख लो यार ये भी।
चले, चलो अब देखेंगे अपन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है यार अपना? सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल होता है, PNR/100। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? P1+R⁴ है ना, और यहाँ पे 100 लिख सकते। समझ में आई? दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो सारी चीजें हम कर रहे हैं, ठीक है। आर क्या है? आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, आई से भी डिनोट किया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन सर्विस लाइफ, कितने साल के लिए तुम करना चाहते हो। पी इज प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है, किसी को डाउट है? सर इसको नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव एन्युटी क्या बोल रहे हो? एक बार एन्युटी आने दो, रुको। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क है? अगर मैं फर्स्ट ईयर के लिए देखूं, दोनों केस में अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सिस्टम है और सिंपल इंटरेस्ट वाला, तो 100 रुपीज इसमें भी डिनोट जमा किया, 100 रुपीज इसमें फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में ये क्या हो जाएगा? 101, है ना, ये हो जाएगा 101, ये भी 101, है ना। मतलब फर्स्ट ईयर में तो यार दोनों सेम ही रहेंगे, है ना। फर्स्ट ईयर में ये दोनों सेम रहेंगे, अज्यूमिंग इट कि हम ईयरली बेसिस वाला कैलकुलेट कर ले। अगर मंथली बेसिस वाला कर रहे हो तो पहले महीने में दोनों सेम रहेंगे। फर्क आता है अगले बार से, क्योंकि फर्स्ट इस कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे को कितना मिलेगा? यहाँ पे 102.5 और यहाँ पे मिलेगा 102, है ना। क्योंकि फॉर सिंपल इंटरेस्ट माय प्रिंसिपल अमाउंट इज ऑलवेज 100, है ना। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मेरी जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी, वो जो सेकंड ईयर में 101 आई थी, वो होगी। दैट इज वाई यहाँ पे मेरे को 0.5 का फर्क आ रहा है। सर बोलोगे सर ये तो बहुत कम फर्क है, लेकिन जब तुम पैसा ज्यादा कमाओगे, ज्यादा पैसा डालोगे बैंक में, तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इफेक्ट होता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलता है, वो इनिशियल ईयर्स में नहीं दिखाई देता है ना। जब तुम पैसे सेव करते हो इनिशियल 2 3 4 साल में तुम्हें उतना फर्क नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही 7 8 9 10 साल हो जाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए अगर तुम इन्वेस्टमेंट करते हो, सो कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या हो जाता है? बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है। सो दैट इज वाई कंपाउंडिंग इफेक्ट से हम लोग बहुत अच्छा एक कैपिटल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सब कुछ क्या किया है? ईयरली बेसिस पे निकाला है ना। यहाँ पे हमने सब कुछ क्या किया यार? ईयरली बेसिस पे निकाला है। अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि ईयरली बेसिस नहीं है ना, सपोज सेमी एनुअली है ना, सेमी एनुअली है, तो मतलब कि साल में 2 बार इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन हम जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो ईयरली बेसिस के करते हैं, तो हमें उसके आई इफेक्टिव निकालना पड़ता है ईयरली बेसिस पे, ठीक है। सो ईयरली बेसिस में इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1/R/m⁴ आर क्या है? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। आर इज नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर इक्वल्स टू आई इंटू एम, आर इक्वल्स टू आर इंटू एम, बराबर है। ठीक है, तो ये आई इफेक्टिव ईयरली बेसिस पे, और ये वाला आई क्या होगा? सेमी एनुअली है तो 2, है ना, डेली है तो 365, मंथली है तो 12, इस तरह से ये चेंज होगा। तो हमें कैलकुलेशन देखना है कि कितने इस पे उसने दिया हुआ है डेटा, है ना। अगर उसने डेटा मेरे को मंथली दिया, कुछ भी दिया, मेरे को अपने क्वेश्चन के लिए उसको ईयरली बेसिस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज ईयरली बेसिस फॉर्मूला, ठीक है। चलो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। आर इज नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस। एम तुम बोल सकते हो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स, ठीक है। चलो, डाउट है किसी को इसमें तो पूछो। एनीवन हैज डाउट?
चले आगे, किसी को दिक्कत, किसी को डाउट? सर नॉमिनल और ऑफ इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस बताया तो मैंने। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और किस में पूछ रहे हो? इफेक्टिव। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? व्हाट इज मीन बाय नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट? है ना कि तुम्हें ये निकालना पड़ेगा वहां पे कि कितने बार इंटरेस्ट चेंज हो रहा है एक साल के अंदर, है ना। एक साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट से कितने बार इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। इसका मतलब है सपोज नॉमिनल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 2। नॉमिनल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 2। साल में कितने बार चेंज हो रहा है? 12 बार। तो ये आ गया 24%। ये आ गया 24%। लेकिन ये 24% किसके हिसाब से आया है? ये आया है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, है ना। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आया। अच्छा, लेकिन मेरे को तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से चाहिए। सो आर की वैल्यू यहां पे डालेंगे, ठीक है। आर की वैल्यू यहां पे डालेंगे। आई क्या बात समझ में वैष्णवी? ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा कल इस पे भी मैं, ठीक है। डाउट्स होंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इसका मतलब यही है। चले क्या? ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में मेरे भाई आर दिया है कि आई दिया हुआ है ना। अगर तुम यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? आई इंटू एम। तो एम से एम कैंसल आ गया, एम से एम कैंसल आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में आई की वैल्यू दिया है तो 2 इंटू 12 इट इज 24 आ रहा है। क्वेश्चन में डायरेक्ट आर की वैल्यू दी हुई है तो बात अलग है, क्वेश्चन में आई की वैल्यू दी हुई है तो बात अलग है। दोनों में डिफरेंस है भाई, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें कल समझ में आएगा। बात समझ में आई क्या? डिफरेंस समझ में आ गया सबको? चले आगे वैष्णवी, चले आगे। दिक्कत, किसी को डाउट पूछ सकते हो। क्लियर है? चलो, अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सर हमने तो 8th क्लास में ही पढ़ा था, आपने क्या नया बता दिया, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सर हम 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फिर से सर हम आपको वही पढ़ा रहे हो? सर हम अब बड़े हो गए हैं, है ना। तो हमें कुछ अलग चाहिए। तो यस, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को देखने का नजरिया, है ना। ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, ठीक है। ध्यान से सुनना, डाउट नहीं है किसी को। हाँ, इसमें क्या फर्क आया? कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को देखने का नजरिया, जो हम 8th 9th 10th 11th 12th क्लास तक नहीं पढ़े थे, है ना। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है सीबीएसई में तो मेरे ख्याल से 5th क्लास में ही आ जाता है ना। सर 5th क्लास वाली चीज यहाँ पे यूज कर रहे हो सर, ये तो बहुत गलत बात हो गई। फॉर्मूला वही है, देखने का नजरिया अलग है। सर कैसे अलग है नजरिया? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आई टू द पावर एन। अच्छा, तो ये तो फॉर्मूला हमने 7th 8th क्लास में पढ़ा था। अब मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं केमिकल इंजीनियर हूं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। एक्चुअल में जो इससे मेरे को पैसा मिलेगा, है ना, इससे मेरे को जो पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा? पैसा। वो क्या है मेरे लिए? फ्यूचर वैल्यू है। वो मेरे लिए क्या है? फ्यूचर वैल्यू है। ये जो पी है ये क्या है मेरे लिए? ये पैसा मैंने आज किसी को दिया है, बैंक को दिया है, किसी को दिया है, तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है। क्या है मेरे लिए? प्रेजेंट वैल्यू है। बाकी आय, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर्विस लाइफ ऑफ, इसको देखने का नजरिया ये 7th 8th क्लास में नहीं पढ़ा है अपन ने, है ना। मतलब कि कोई मेरे को अगर बोलेगा क्या कि मैं तेरे को 4 साल के बाद 1000 रुपए दूंगा, है ना, 4 साल के बाद 1000 रुपए दूंगा, तो मैं खुश हो रहा हूं, है ना। आज उसने मुझसे कितना लिया? आज उसने मुझसे 900 रुपए लिया, ठीक है। तुम्हारे दोस्त ने, है ना, तुम्हारे दोस्त ने 900 रुपए ले लिया और बोल रहा है कि 4 साल के बाद 1000 रुपए लेंगे, है ना। वैसे तो दोस्तों को दिए हुए पैसे वापस नहीं आते, है ना, लेकिन ठीक है, फिलहाल समझ लो कि तुम बिल्कुल खतरनाक वाले दोस्त हो भाई। पैसा पैसा है, जो है वो है, ठीक है।
है ना। आज तुमने उसको दिया और ये बोल रहा है 4 साल के बाद वो 1000 रुपए देगा। तुम बोलोगे अच्छा बेटा 1000 रुपए देगा, तो नॉर्मल इंसान होगा तो खुश हो जाएगा, अरे वाह मैंने तो 900 दिया था, वो मेरे को 1000 रुपए दे रहा है। तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, अच्छा बेटा तू 1000 दे रहा है, आज मैंने कितना दिया उसको, 900 दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें पता है मार्केट में कितना चल रहा है, 4 साल के लिए दिया है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स की वैल्यू। अगर एक्स की वैल्यू 1000 आ रही है तो तुम तो खुश हो, ठीक है चलो भाई दोस्त अपना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर 1200 आ रही है ना, 1200 आ रही है, मतलब भाई तुम बोलोगे दोस्त बराबर नहीं है। और एक्स की वैल्यू अगर 1000 से कम आ रही है, 950 आ रही है, फिर बोले भाई दोस्त तो अपना देव है ना, भगवान है अपना दोस्त भाई, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि ये तुम्हें बताएगा कि आज एक इक्विपमेंट अगर मैं 900 रुपए में खरीद रहा हूं तो 10 साल 8 साल के बाद उस इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में मैं इस आय को क्या बोलूंगा, डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया, देखने का नजरिया कैसे चेंज हो गया। फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है, लेकिन कितने खतरनाक खतरनाक वर्ड यूज हो रहे हैं। फ्यूचर वैल्यू, हाँ, प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। वाह मेरे भाई, है फॉर्मूला वही, है ना। क्वेश्चन को ऐसा घुमा के दिया जाएगा फिर तुमको, है ना। डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों, क्योंकि 10 साल के बाद वो कितने में दे रहा है, 10,000 में दे रहा है। तो आज कितने में दे रहा है, आज 6,000 में दे रहा है, तो डिस्काउंट दे रहा है ना 4,000 का, तो इसलिए उसको बोल देते हैं डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। है वही चीज। बात समझ में आई क्या, हाँ या ना बोलो यार। बात समझ में आई क्या, किस तरह से कर सकते हैं हम, फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं हम, प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, जो चाहे हम निकाल सकते हैं, और पैसे आसानी से किसी को भी उधारी पे दे सकते हैं। समझ में आई क्या बात। चलो देख लो यार, किसी को डाउट, किसी को दिक्कत है तो पूछो। डाउट, दिक्कत। एक बार और समझा दो। ठीक है चलो, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। हाइपोथेटिकल डेटा ले रहा हूँ, कैलकुलेटेड डेटा नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 4,000 रुपए तुम्हें कब मिलने वाले हैं, फ्यूचर वैल्यू में, है ना। कब है ये फ्यूचर वैल्यू, समझ लो 4 साल के बाद। आज कितना पैसा डाला तुमने, आज तुमने डाला, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं कुछ तो भी ले रहा हूं, ठीक है, हाइपोथेटिकल है, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, है ना। नहीं तो बोलोगे सर गलत कैलकुलेटेड है, समझाने के लिए बता रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, 20% लिया हूं मैंने, ठीक है। अच्छा, तो ये वैल्यू तुम्हारी फ्यूचर वैल्यू में 4 मिलेंगे। आज तुमने उसको कितना दिए, बैंक को दिए, दोस्त को दिए, जिसको दिए 1000 रुपए दिए, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मैं आज कोई सामान खरीदूंगा तो मेरे को कितने में मिल रहा है भाई, 1000 रुपए में मिल रहा है। 4 साल के बाद वो कितने में मिलेगा मेरे को, 4000 रुपए में मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, 4000 में आपको तुमको कुछ वैल्यू मिल रही है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, 4000 रुपए में एक चीज तुमको मिल रही है 4 साल के बाद, आज तुमको कितने में मिलेगी, आज, टुडे, आज कितने में मिलेगी अगर आई, दैट इज डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, है ना। What is the present value of that equipment if the discounted rate of interest is 20%? तो वो discounted word क्यों यूज कर रहा है मेरे भाई, क्योंकि वो 4,000 की चीज कितने में दे रहा है, x जिसको मैंने माना है 1000 रुपए में दे रहा है। आई क्या बात समझ में योग, सबको समझ में आ गया योग। चलो समझ में आ गया क्या, आई बात समझ में सबको। सर डिस्काउंटेड वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालते हैं। हाँ, डिस्काउंटेड क्यों यूज कर रहे, वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मेरे भाई, है ना, वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ही। लेकिन उसको डिस्काउंटेड क्यों वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि वो जो 4000 की चीज थी वो आज तुम्हें 1000 रुपए में मिल रही है। सो दैट इज वाई वी आर यूजिंग डिस्काउंटेड, है ना। 4000 को कोई 1000 में देगा तो हम उसको डिस्काउंट ही वर्ड यूज करेंगे ना, इसलिए। समझ में आया वैष्णवी योग। चलो कुछ डाउट है तो पूछो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एक सेकंड में पानी पी के आ रहा हूँ।
डाउट है किसी को, पूछो। आगे चलते हैं, नहीं तो इंटरेस्टेड नहीं, इंटरेस्टेड हो गया। हाँ या ना बोलो यार, बात समझ में आई क्या अच्छे से? हाँ या ना बोलो। बोलो भाई मेरे, चले क्या आगे? बोलो भाई लोग, आगे चले क्या? चले, ओके। इसके बाद अपना आता है एनवीटी। अब कहीं ना कहीं ये जो एनवीटी भी है, ये भी मेरा उससे ही रिलेटेड है जो कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में तुमने क्या पढ़ा? कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने पढ़ा ये फ्यूचर वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू। एक और चीज, इस फॉर्मूले को देखने का नजरिया में एक पॉइंट रह गया। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो वैल्यू आएगी मेरी, ये क्या है? लम सम। क्या है ये? लम सम, है ना। प्रेजेंट वैल्यू भी क्या है मेरी? लम सम। तो लमसम का क्या मतलब है? लमसम का मतलब है एक साथ, है ना। दोस्त को पैसे दिए थे 1000 रुपए, दोस्त लौटा रहा है 2 महीने के बाद 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए, चिल्लर चिल्लर दे रहा है तुमको, तो क्या वो तुमको अच्छा लगेगा? ठीक है, तो ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा। मैथमेटिक्स में दोनों के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। फिलहाल लमसम मतलब एक साथ, तुमने दोस्त को 1000 रुपए एक साथ दिए, उसने तुमको बाद में पैसे लौटाए एक साथ, है ना। ऐसे नहीं लौटाए 500 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए, ऐसे नहीं लौटाए। क्या लौटाए? एक साथ। तो जब हम एक साथ बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लमसम। बैंक में पैसा जमा किया, लमसम। बैंक ने पैसा दिया, लमसम। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले वाइज अगर हम देखें तो बहुत सारे बुक्स में ऐसा लिखा रहता है, एस एन इक्वल्स टू पी 1 + i⁴ n, है ना। ये फॉर्मूला तुम्हारा बुक्स में लिखा रहता है, ये फॉर्मूला देखा होगा। सो दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 + i⁴n, वही अपना फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट चीज, ये भी लमसम, ये भी लमसम, ये फ्यूचर वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू, और ये डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं रिवर्स कैलकुलेशन कर रहा हूं तो, नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा हूं तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और एवरीथिंग वॉट एवर वी कैलकुलेट इन दिस सब्जेक्ट, हमेशा याद रखना दो कंडीशन पे हम सब चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। एक, हम सब कुछ ईयरली पैटर्न पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और सारे कैलकुलेशन हमारे एट द एंड ऑफ द ईयर में होगा, है ना। एट द एंड ऑफ द ईयर में होगा, ठीक है। ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं एंड एट द एंड ऑफ द ईयर में हमारा ये सब कैलकुलेट होगा, ठीक है। चले आगे, ओके। एन्युटी, अब एन्युटी ने क्या बोला? भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तेरे को 1000 रुपए एक साथ दे दूं। मैं क्या करूंगा भाई, तेरे को हर महीने 100 रुपए दूंगा। अच्छा बेटा, तू 100 रुपए देगा, ठीक है। तो हम सब क्या करेंगे, आज आज क्या है मेरे भाई लोग? आज है फरवरी, है ना। फरवरी का महीना चल रहा है ना। बहुत ही अच्छा महीना, एकदम शुभ महीना। अब फरवरी में जो मैंने पैसा दिया है, उसको मेरे को कहां पे लेके जाना है? फ्यूचर में। फिलहाल मैं मंथली वाइज तुमको समझाता हूँ। उसको फ्यूचर में कहां पे लेके जाना है मेरे को? दिसंबर तक, है ना। तो फरवरी का पैसा दिसंबर तक लेके जाऊंगा, मार्च का पैसा दिसंबर तक लेके जाऊंगा, अप्रैल का पैसा दिसंबर तक लेके जाऊंगा। मतलब हर महीने मैं कुछ किस्त भर रहा हूं जिसको मैं फ्यूचर में लेके जाना चाहता हूं। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है SN = R 1 + i⁴n-1 अपॉन i, है ना। सो ये SN क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर। R क्या है मेरे पास? R है मेरे पास इक्वल नंबर ऑफ डिपॉजिट्स, है ना। इक्वल नंबर ऑफ डिपॉजिट। अब इसको मैं प्रेजेंट वैल्यू नहीं बोल सकता हूं, है ना। क्यों? क्योंकि जो फरवरी में तुमने पैसा दिया वो तो प्रेजेंट था, लेकिन जो मार्च में दिया वो क्या वो प्रेजेंट है मेरे लिए? नहीं, वो तो फ्यूचर है ना। लेकिन मेरे को एक फाइनल फ्यूचर वैल्यू चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। ये फ्यूचर है, लेकिन ये फाइनल फ्यूचर यहां पे तुम बोल सकते हो, दिस इज फाइनल फ्यूचर। और ये क्या है? ये फरवरी का पैसा, मार्च का पैसा, अप्रैल का पैसा, जून का पैसा, है ना। सारा पैसा सबको मेरे को कहां पे लेके जाना है? फाइनल फ्यूचर पे लेके जाना है। तो इसको मैं प्रेजेंट भी नहीं बोल सकता और फ्यूचर भी नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि ये मिक्स है। आज जो पैसा दिया वो तो फ्यूचर, वो तो प्रेजेंट है, लेकिन अगले महीने जो पैसा दूंगा क्या वो प्रेजेंट है क्या? नहीं है। तो इसलिए R इज इक्वल नंबर ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। दिस इज नथिंग बट एनविटी। जहां पे भी इक्वल नंबर ऑफ डिपॉजिट ये वर्ड आता है,
अब ये तुम्हारे ऊपर है, मुझे कहीं से पैसा लेना है ना। इसका नाम बहुत चलता है, तुम्हारे घर पे होगा, इसका नाम आरडी के नाम से चलता है। ठीक है, मम्मी पापा अगर बाजू में बैठे होंगे तो पूछना आरडी क्या होती है। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट, है ना। तुम्हारे पापा या मम्मी वर्किंग है, जो भी है, बिजनेस है, जो भी है, हर महीने कुछ सेविंग करते हैं। ठीक है, तुम्हारे पढ़ाई के लिए, घर बनाने के लिए हो सकता है, गाड़ी खरीदने के लिए हो सकता है, शादी के लिए हो सकता है ना। किसी भी फ्यूचर चीज के लिए कुछ पैसा तुम्हारे घर पे बचाया जाता है मंथली। ठीक है, पहले तो ये होता था, आजकल तो ऑनलाइन हो गया यार। पहले पूछना पापा मम्मी से, है ना, कि घर पे कोई एक इंसान आता था, ठीक है, वो बैंक की तरफ से रहता था, उसको पैसे देते थे। ठीक है, चाहे वो 100 हो, 500 हो, 1000 हो, है ना, हर महीने कुछ तो भी सेविंग होती थी। और 5 साल 10 साल के बाद तुम्हारे पापा का या कुछ सपना होगा, ठीक है, कि 5 साल के बाद हम घर बनाएंगे, 5 साल के बाद तुम्हारी इंजीनियरिंग के लिए पैसे लगेंगे, 5 साल के बाद तुम्हारी शादी के लिए पैसे लगेंगे, 5 साल के बाद कुछ और चीज़ करना है, तो उसके लिए हम ये बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली में ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। हमारे घर पे भी यूज़ होता था, ऑलमोस्ट सभी के घर पे ये चीज़ चलती है। दैट इज़ रिकरिंग डिपॉजिट। वो कुछ नहीं है, वो एनवीटी है। ठीक है, दैट इज़ ओनली एनवीटी। समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या बात? हाँ या ना बोलो यार। हाँ या ना बोलो यार, जल्दी से। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? आजू बाजू होंगे मम्मी पापा तो पूछ लो। ठीक है, यही चीज़ हर एक मिडिल क्लास फैमिली में ये बहुत ही फेमस थी। ठीक है, तो आजकल तो यार बहुत अच्छी चीज़ है कि लड़कियां पढ़ती है ना, लड़कियां जॉब करती है, अपने पैरों पे रहती है वो, है ना, अपने पैरों पे खड़ी रहती है वो। पैरों पे खड़ी रहती है मीन्स मुहावरा है, ऑब्वियसली दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, है ना। तो आजकल इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर 10-15 साल अगर हम पीछे चले जाए तो वहाँ पे ये बहुत होता था, है ना। स्पेसिफिकली ये चलता था लड़कियों के शादियों के लिए। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है ना। क्योंकि यार हमेशा याद रखना, जब तक तुम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे, है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो, जब तक तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो, तब तक तुम्हारे ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है ना। कोई तुमसे नहीं पूछेगा कि कितना पैसा कमाते हो। द मोमेंट यू लीव द क्लास कॉलेज, ओके, द मोमेंट यू लीव द कॉलेज, 1 साल के बाद कोई तुम्हारे ग्रेड्स नहीं पूछेगा, है ना। तुम्हें जज किया जाएगा तुम्हारे सैलरी से। दिस इज द हार्श ट्रूथ एंड द एक्सेप्टेड ट्रूथ फॉर एवरीवन, है ना। एक्सेप्टेड ट्रूथ फॉर एवरीवन, है ना, कि कितना कमाते हो। ठीक है, कॉलेज में कोई नहीं पूछेगा कितना कमाते हो, कॉलेज में पूछेगा कितने पॉइंटर्स वाले हो, है ना। 2 साल के बाद भले ही तुम टॉपर हो, बैक बेंचर हो, बीच में बैठते हो, कहीं बैठते हो, डजेंट मैटर, तुम्हारी सैलरी कितनी है उस हिसाब से तुम्हें सोसाइटी जज करती है। ठीक है, और लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है यार, अगर वो खुद का कमाती है, सो वो को खुद सब कुछ कर सकती है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन। ठीक है, सो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आज के जनरेशन में हो रही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अभी पहले ये रहता था कि यार लड़कों को देखा जाता था, है ना, कि कितना कमाता है लड़का। अभी दोनों के लिए ही वैलिड है। ठीक है, सो दैट इज इक्वलिटी। ठीक है, तो यार करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, फाइनली, है ना, कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज एनविटी, है ना। कॉलेज में है तब तक एनविटी है, कॉलेज के बाद एनविटी में कितना पैसा डालते हो वो मैटर करेगा। ठीक है, चलो चले आगे। किसी को डाउट है? डाउट है किसी को? डाउट है किसी को तो पूछो। डाउट है किसी को तो पूछो। डाउट है किसी को कुछ? चले आगे। अब ये है फ्यूचर वैल्यू, है ना, ये फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, अब पीछे भी मेरे पास एक फ्यूचर वैल्यू है ना, पीछे भी मेरे पास क्या है, फ्यूचर वैल्यू है। तो अगर इस फ्यूचर वैल्यू को मेरे को प्रेजेंट वैल्यू बनाना है तो मेरा क्या हो जाएगा फॉर्म, क्या आ जाएगा? अगर इस वाले एनवीटी को फ्यूचर वैल्यू के, एनवीटी के फ्यूचर वैल्यू को मेरे को प्रेजेंट वैल्यू बनाना है तो आर 1 + I टू द पावर n-1 अपॉन I। तो यहाँ पे अगर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा,
नहीं ये नहीं, ये है फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1+i⁴n, है ना। फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर दिया तो भाई यहाँ पे भी वही करेंगे हम, है ना। ये फ्यूचर वैल्यू है, इसको डिवाइड कर देंगे 1+i⁴n इस पे, चले। चलो देखो, किसी को कुछ डाउट वगैरह है तो पूछो। चले आगे। डन। चलो, सो दिस इज एनवीटी फॉर्मूला। ओके। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये n की वैल्यू और ये n की वैल्यू, फिलहाल मैं इसको नोटेशन दे रहा हूँ 1 और 2, n1 will be equals to n2, n1 is not equals to n2, n1 greater than n2, n1 less than n2, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अच्छा ये पोल नहीं है इसमें, चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बताओ। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, सोच के बताना यार, है ना। टाइम लो भले ही 1 मिनट, जितना आसान क्वेश्चन दिख रहा है उतना आसान क्वेश्चन पूछा नहीं हूं मैंने, ठीक है। सोच के बताओ और सही बताओ। कौन सा सही रहेगा, ए घनश्याम, ए पीटर, ए युग, n1 ग्रेटर देन n2, सी। अच्छा चलो, बाकी के लोग मेरे को सबसे आंसर चाहिए, जितने लोग क्लास में हैं और जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे, बताना यार मेरे को सही में कि कौन सा आंसर सही रहेगा। वैष्णवी, अंजलि, बताओ कौन सा सही रहेगा। ए, अंजलि, ए। So the correct option for this question is, okay, correct option for this question is चारों गलत है ना। चारों ऑप्शंस गलत है इसके। You can't predict it. N1 and N2 can't predict. डेटा जिस हिसाब से गिवन होगा उस हिसाब से मेरे को N1 और N2 को करना है। एनीथिंग कैन हैपन, है ना। एनीथिंग कैन, सेम रह भी सकता है, सेम नहीं भी रह सकता है, ग्रेटर भी रह सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यू कांट कमेंट इट। ये ऑप्शन जिन्होंने बहुत लोगों ने किया है, ठीक है, तो ये कंडीशन तो 90% ये कंडीशन सेटिस्फाई रहती है, लेकिन
इस कंडीशंस में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। तो कल क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। लेकिन N1 एंड N2 हमेशा सेम हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाया जा सकता है, ओके, इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाया जा सकता है कि N1 और N2 सेम ना हो। आई बात समझ में? आई बात समझ में? वही तो, अभी तक जो क्वेश्चन किए वो तो सेम ही था, है ना। अभी तक जो क्वेश्चन किए वो सेम ही था, लेकिन N1 एंड N2 ऐसे क्वेश्चंस है, ठीक है। गेट में भी एक ही बार आया है ये क्वेश्चन कि N1 और N2 सेम नहीं है। N1 एंड N2 सेम नहीं है, PYQ में अवेलेबल है ना। क्यों मैं इतना फोकस करता हूँ तुम लोग को PYQ के ऊपर, इसी के लिए करता हूँ यार, है ना। PYQs नहीं लगते हैं तुम लोगों से अच्छे से, है ना। क्योंकि अगर PYQ तुमने किया रहता तो ये डाउट आता नहीं, और तुम बोल देते कि सर ज़रूरी नहीं है N1 और N2 सेम हो, ठीक है। चलो, कैसे, चलो यार, अभी तुम लोगों के मन में ये रह जाएगा, कल क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा लेकिन बता देता हूँ, है ना। नहीं तो अभी तुम्हारे मन में बैठा रहेगा वो चीज़ कि कल बताऊँ कि अभी बताऊँ। कल क्वेश्चन दूँ सीधा, कल क्वेश्चन दूँ क्या सीधा? ठीक है, ऐसा करते, कल क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। ठीक है, कल क्वेश्चन देता हूँ। ये चीज़ है कि तुम लोगों ने अभी तक PYQs अच्छे से नहीं लगाया यार, है ना। चले आगे, चले आगे। चलो, एक परपेचुइटी एक चीज रहती है, ओके। इट मीन्स पीरियोडिक पेमेंट्स आर डन indefinitely, है ना। मतलब पीरियोडिक पेमेंट्स हम डिफाइन कर रहे हैं कि कितने साल तक है, 2 साल तक, 3 साल तक, तो वो है एन्युटी। और अगर हमें पता नहीं है कि पीरियोडिक पेमेंट्स हम कब तक करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परपेचुइटी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? परपेचुइटी। समझ में आ गया? डन। डाउट है किसी को तो पूछो। अंजलि, ठीक है। चलो, इसके बाद डालना CC, दैट इज कैपिटलाइज कॉस्ट। कैपिटलाइज कॉस्ट इक्वल्स टू V01 प्लस V02 माइनस VS1 प्लस I टू द पावर n-1। यहाँ पे भी वही चीज, V01 इक्वल्स टू V02 है, V01 ग्रेटर देन V02 है। ये क्या रहेगा बताओ? क्या यहाँ पे V01, चलो एक सिंपल, V01 विल ऑलवेज बी V02। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या?
ऑलवेज, क्या ये स्टेटमेंट सही है? V01 इज ऑलवेज। वैष्णवी मैं बता दूंगा, कल क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, परपेचुइटी का। V01 इज ऑलवेज इक्वल्स टू V02 नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, नॉट ऑलवेज, ठीक है, इसके ऊपर भी कल मैं क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, किस कंडीशन में वो सेम रहता है, किस कंडीशन में वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। चलो, कैपिटलाइज्ड कॉस्ट क्या है? बिड एनालिसिस है ना, बिड एनालिसिस। बिड एनालिसिस मतलब दो इक्विपमेंट अगर मेरे को खरीदने, इफ CC1 इज ग्रेटर देन CC2, सो आई हैव टू परचेज दिस इक्विपमेंट, है ना, जो कम रहेगा वो परचेज दिस इक्विपमेंट, ठीक है। सेकेंड, CC1 will be equals to CC2, it means they are economically same, they are economically same। और इस फॉर्मूले के लिए मनी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, मनी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, बराबर है। डाउट है किसी को कुछ? युग, वैष्णवी, चलो इतना देख लो, किसी को इसके अंदर डाउट वगैरह है तो पूछो। ठीक है, और इसको अगर हम देखें तो दो पार्ट में डालते हैं इसको, है ना, दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट, ठीक है। चलो इतना हो गया। इसके बाद अपने पास है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो पहला होता है फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, ओके, कॉस्ट ऑफ लैंड, सेकेंड वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर होता है रॉ मटेरियल, सेकेंड लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो ये अपने दो कॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। इसी के ऊपर से एक कंसेप्ट आता है ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस अगर हम देखें तो इट इज नथिंग बट है ना, दिस इज टाइम, दिस इज कॉस्ट, ओके। सो इस पॉइंट पे क्या होगा, ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है जहां पे ना मेरे को लॉस हुआ है ना जहां मेरे को प्रॉफिट हुआ है, सो दिस इज ब्रेक
इवन पॉइंट। तो जहाँ लॉस भी नहीं हुआ, जहाँ प्रॉफिट भी नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल सेल्स। टोटल कॉस्ट क्या हो जाता है, फिक्स कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल, दिस विल बी इक्वल्स टू टोटल सेल्स। टोटल सेल्स हमारा किसका फंक्शन है, टोटल सेल्स इज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वी आर फॉर्मिंग। वर्किंग कैपिटल ऑब्वियसली हमारा किसका फंक्शन है, कि हमने कितने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। फिक्स कैपिटल फिक्स्ड है, सो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस एन इंटू सी पी, कितना पैसा लगा मेरे को बनाने के लिए, एन इंटू सी एस, है ना। सो ये वाली लाइन हमारी हो जाती है टोटल कॉस्ट एंड दिस लाइन इज टोटल सेल्स। ओके, इस तरह से। चलो, इसके अंदर किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। एक सेकेंड है, इसके अंदर ये मैंने उल्टा लिख दिया। सो दिस इज टोटल सेल्स, दिस इज टोटल कॉस्ट, है ना। क्योंकि ये जो है, ये जितना डिस्टेंस है, दिस इज फिक्स कैपिटल, दिस इज फिक्स कैपिटल। रुक जाओ, अच्छे से लिख देता हूँ मैं। दिस इज टोटल कॉस्ट, दिस इज फिक्स कैपिटल, है ना। टोटल कॉस्ट, ये पूरी टोटल कॉस्ट है, दिस इज फिक्स कैपिटल। ओके, और ये वाली जो लाइन है दैट इज टोटल सेल्स। इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या रहता है, क्रॉस होने के बाद मैं बोलता हूँ मेरे को क्या है, प्रॉफिट, और यहाँ पे कितना है मेरे को, लॉस। ठीक है, देख लो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। क्या डाउट है युग? सर, टोटल एनुअल सेल्स सीपी ऑफ 1 यूनिट दी हुई है, तो उस हिसाब से सीपी निकालते वो एक बार। हाँ, जितने प्रोडक्ट्स तुमने बनाए हैं आइडियली उतने ही प्रोडक्ट्स तुम सेल कर पाओगे ना। एन वैल्यू हियर, N1 विल बी इक्वल्स टू N2 ऑलवेज, है ना। यहाँ पे N1 हमेशा N2 के इक्वल ही रहेगा, क्यों भाई, जितने बनाए हो उतने ही सेल्स कर पाओगे, है ना। बनाए 2, 3 सेल्स थोड़ी कर पाओगे, बनाए हैं 4, 3 सेल कर पाओगे क्या? हाँ, उस केस में हो सकता है कि एक इक्विपमेंट तुम्हारा फूट गया, लेकिन आइडियल केस में तो जितने बनाए हैं सारे तुमको सेल्स करने हैं। ठीक है, चलो, और किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आगे चलते अपन।
हेलो, आवाज आ रही है? चलो फिर से बता रहा हूँ मैं। ये कंस्ट्रक्शन टाइम है अपना, दिस इज कंस्ट्रक्शन टाइम। यहाँ पे तुमने लैंड खरीदा इसलिए तुम लॉस में चले गए। ये तुमने इक्विपमेंट्स खरीदे, सो दैट इज इक्विपमेंट्स। ओके, इसके बाद दिस इज वर्किंग कैपिटल, है ना, दिस इज वर्किंग कैपिटल, दिस इज वर्किंग कैपिटल। अब तुमने ये टोटल सेल्स कर दिया। हाँ, इस टोटल सेल्स में हमने क्या रिकवर किया? फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल रिकवर किया। इसके बाद ये लाइन इस तरह से जा सकती है, ड्यू टू मेंटेनेंस। और अगर तुमने ज़मीन बेच दी, जिस ज़मीन तुमने खरीदी थी, तो वो तुम्हारे पास फिर से ये हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ या ना बोलो यार। ठीक है, तो इसके अंदर हमें डोंट कंसिडर कंस्ट्रक्शन टाइम, डोंट कंसिडर कंस्ट्रक्शन टाइम, डोंट कंसिडर वर्किंग कैपिटल, है ना, सिर्फ फिक्स कैपिटल हमें ध्यान रखना है। वी हैव टू चेक ओनली फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल हमें कंसिडर नहीं करना है। डन। तो पे बैक पीरियड, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपॉन प्रॉफिट पर ईयर। ओके, सेकेंड फॉर्मूला भी है इधर हमारे पास, पे बैक पीरियड फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओके, डेप्रिशिएबल अपॉन प्रॉफिट पर ईयर डेप्रिशिएबल। ओके, चलो, डाउट है किसी को कुछ? एन को ही ब्रेक इवन नंबर बोलेंगे, यस, है ना, एन को ही ब्रेक इवन नंबर बोलेंगे। तो दिस इज पे बैक पीरियड। एक और आता है इसमें, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन यार देखा जाए तो किसी भी चीज़ को ऑप्टिमाइज करना, मैथमेटिकली उसको क्या है, डिफ्रेंशिएट करना, है ना। किसी भी चीज़ को कॉस्ट के रिस्पेक्ट में करो, डायमीटर के रिस्पेक्ट में करो, है ना। ऑप्टिमाइज्ड मतलब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमा और मिनिमा। तो किसी भी चीज़ का अगर हम डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो मैक्सिमा कब मिलता है, जब इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरी, नेगेटिव, है ना। और मिनिमा कब मिलता है, जब मेरी इसकी वैल्यू आ रही है डबल डिफ्रेंशिएशन की पॉजिटिव। ठीक है, बराबर है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। चले, ओके। आर और रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, एवरेज ईयरली
प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, सो दिस इज ROR। ओके, लिख लो इसको। डन। सर डेप्रिसिएशन को कभी प्रॉफिट में लेते हैं और कभी नहीं। हाँ, वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा युग, है ना। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि कब लेना है कब नहीं। अगर तुम्हारे पास फिर से वही चीज़ अलग से कुछ होगा तो क्वेश्चन भेजना, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ठीक है। अपन ने देखा था प्रेजेंट वैल्यू, एक और चीज होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू है कि आज कितना पैसा है। आज अगर तुम कोई इंडस्ट्री चालू करना चाहते हो तो तुमने जेब में से 1 करोड़ रुपए डाला, तो आज कितना पैसा है तुम्हारे पास? -1 CR। प्रेजेंट वैल्यू में हम कभी भी एब्सोल्यूट लेते हैं वहां पे, है ना। यहाँ पे हम एब्सोल्यूट नहीं लेंगे, है ना। प्रेजेंट वैल्यू जब हम निकालते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू कैन बी नेगेटिव, क्योंकि आज तुमने इंडस्ट्री स्टार्ट की है, तो आज अगर तुमने जमीन खरीदी है 1 करोड़ रुपए की, तो आज तुम्हारे पास कितना पैसा है? तुम नॉर्मली क्या है, अगर तुम उधारी चल रही है तो तुम क्या बोलते हो? मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। नहीं, तुम्हें कुछ भी पैसा नहीं है, नहीं है। नेट प्रेजेंट वैल्यू में तुम्हें बताना है कि मैं 1 लाख रुपए नुकसान में हूं। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू में अगर आज तुमने 1 लाख रुपए कहीं पे किसी को दिए हैं, है ना, सपोज जमीन खरीदी आज 1 लाख रुपए की, कोई जो तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, प्रेजेंट वैल्यू में अगर तुम्हें कोई पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट वैल्यू अगर तुम्हें कोई पूछ रहा है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो तुम क्या बोलोगे? कुछ भी नहीं है, जीरो। लेकिन अगर वो नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है तो इसका मतलब कि तुम्हारे पास कितना पैसा है? जीरो नहीं, नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव में पैसा है तुम्हारे पास। आई क्या बात समझ में? हाँ या ना बोलो यार, आई बात समझ में? तो दिस इज -1 CR। तो अब जैसे जैसे तुम्हें फिर प्रॉफिट आएगा, दिस इज टाइम t=0। टाइम t=1 तुम्हारा प्लान स्टार्ट हो गया, कुछ प्रॉफिट हुआ होगा तो ये आ जाएगा 0.5 -0.50 CR। ठीक है। फिर एक तुम्हें ब्रेक इवन मिलेगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा तुम्हारा फिर से। ठीक है, चलो। सर जैसे पेबैक में पीरियड में डेप्रिसिएशन का कैश फ्लो लेते हैं, ROR में भी डाउट है कि कब डेप्रिसिएशन लेंगे कब नहीं। वही मैं बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहेगा। दिस ऑल डिपेंड। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ नीचे टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं लेना होगा, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेना होगा। ठीक है, कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हारे थोड़े से जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे उस क्वेश्चन में। PYQs ही है वो, ठीक है, जिसके अंदर वो डाउट्स आते हैं। ठीक है। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते वक्त मुझे क्या निकालना है? ACF, दैट इज एनुअल कैश फ्लो, है ना। तो इसका फॉर्मूला नोटेशन मैं ये वाला यूज करता हूं, तुमने जो नोटेशन यूज किया होगा सारे नोटेशन सही है, इंपॉर्टेंट है चीज क्या है। सो दिस इज प्रॉफिट, है ना। दिस इज एक्सपेंसेस, दिस इज एक्सपेंसेस, दिस इज डेप्रिसिएशन, this is percentage income tax, and this is depreciation. Okay, so this is the thing. Check. हाँ, माइनस मीन्स कर्जा। वेरी गुड पीटर ने एकदम शुद्ध भाषा में, सीधी बात, नो बकवास। माइनस मीन्स कर्जा, कितना कर्जा है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में कर्जा दिखाना पड़ता है, ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू में कर्जा वर्जा कुछ नहीं दिखाते। तो आज की दुनिया कैसे बिहेव करती है? प्रेजेंट वैल्यू जैसा, है ना।
कितने भी कर्जे में डूबा हुआ रहता है इंसान और बोलता है पैसे नहीं है, ये नहीं बताता है कि 10 लाख रुपए कर्जा है ना। सर इसमें जो प्रेजेंट वैल्यू लेंगे वो एनवीटी से निकालेंगे या कंपाउंड वाले से? इसमें जो प्रेजेंट वैल्यू बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको? अब एनपीवी निकालना है तो एनपीवी कैसे निकालेंगे? एनपीवी इक्वल्स टू टाइम टी इक्वल्स टू जीरो में जो पैसा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिव एक्स वैल्यू होगी, है ना, क्योंकि टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे तो मैं तो कर्जे में हूँ। प्लस यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एनवीटी, है ना। एनवीटी क्यों लगेगा सर? क्योंकि एनवीटी क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ से मेरे को हर साल उतना एनुअल कैश फ्लो हो रहा है मेरा, है ना, एनुअल कैश फ्लो की वैल्यू आएगी। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन अप्लाइड है ना। ये एसीएफ एनवीटी का फॉर्मूला कब लगेगा? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो तो। बात समझ में आ रही है ना? स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो तो देखो, यहाँ पे मेरे को डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू लग रही है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सारे साल के लिए एक ही डेप्रिसिएशन है, फिर तो मेरा क्वेश्चन आसान हो गया। लेकिन अगर तुमने स्ट्रेट लाइन ना यूज करते हुए डबल डिक्लाइन यूज की, सिंकिंग फंड मेथड यूज किया या फिर सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड यूज किया, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -x प्लस हर साल का प्रेजेंट वैल्यू तुम्हें निकालना पड़ेगा, प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3, है ना। हर साल का तुम्हें ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। या हर साल का तुम क्या बोलोगे? ACF1 प्लस ACF2 प्लस ACF3, है ना, ये निकालना पड़ेगा। आई क्या बात समझ में? अगर ये सारे ACF1 इज इक्वल्स टू ACF2 इक्वल्स टू ACF3 है, सब कुछ इक्वल है मेरे भाई n तक, तो फिर तो तुम डायरेक्ट एनवीटी फॉर्मूला लगा दो, है ना। एनवीटी में एसीएफ क्या है? एसीएफ ही आर बन जाएगा, और एनवीटी का क्योंकि हर साल तुम्हें उतना पैसा आ रहा है, एनवीटी लगा लो और उसमें प्रेजेंट निकाल लेना, फिर उसमें प्रेजेंट निकाल लेना। आई क्या बात समझ में? और इन एसीएफ को तुम्हें कहाँ पे लेके जाना है? सबको टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे, सबको इधर लेके आना है, सबको। सारा कैलकुलेशन कहाँ पे होगा? टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। सबको नीचे से फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में लाना है। देख लो, अब किसी को कुछ डाउट है तो मैं बताता हूँ। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो। डाउट है किसी को? सर सीसी क्या है? कैपिटलाइज कॉस्ट में मेंटेनेंस कॉस्ट का एक्सप्रेशन कैसे एडजस्ट करेंगे? हाँ यार, वो एक फॉर्मूला था, ठीक है, लिखवा देता हूँ, ठीक है, वहीं पे लिखवा देता हूँ। सो कैपिटलाइज कॉस्ट V0 प्लस V0 माइनस VS 1 प्लस I टू द पावर N प्लस CC टू द पावर I, है ना। CC नहीं, क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है युग, यही पूछ रहे थे? ओके, यही पूछ रहे थे युग, ठीक है, यही है फॉर्मूला, है ना। मेरे को जहाँ तक याद है यही है, एक बार चेक कर लेना, लेकिन यही है, ठीक है। फॉर्मूलेस जितने याद है उतने मैं लिखा रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना, है ना, कहीं पे लिखा होगा तुमने वैसे तो फॉर्मूला, चेक कर लेना युग एक बार। चलो, किसी को कुछ डाउट कुछ तो पूछो।
हाँ 2024 का ही क्वेश्चन है ना। अपन ने वो डाउट सेशन में किए भी थे योग, याद है ना? डाउट सेशन में किए थे, अभी याद भी आ गया। यस। ठीक है, चलो यार। चलो लास्ट फॉर्मूला, टर्न ओवर रेशो। टर्न ओवर रेशो इज नथिंग बट ग्रॉस एनुअल सेल्स, ओके, अपॉन फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो दिस इज टर्न ओवर रेशो। नेक्स्ट, लैंग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इसका क्वेश्चन आज तक एक ही बार आया है। ठीक है, तो सॉलिड सॉलिड फ्लूइड, ओके, फ्लूइड 3.9, 4.1, 4.8, 4.6, 4.9 and 5.7. So this is fixed capital and this is total capital. एक्चुअली अभी न्यू वैल्यू भी आ गई है ना? तो उसका ऑफिशियली तो कुछ आया नहीं है यार, है ना? फिर भी मैं बता देता हूँ। 4, 4.3, 5, 4.7, 5, 6। न्यू वाली याद मत करना, है ना? जस्ट इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए, है ना? दिस इज न्यू वन, ग्रीन से जो लिख के दिया है दैट इज न्यू। ओके, सो थोड़ा सा चेंजेस हुआ है अभी इसके अंदर 5-6 महीने पहले। ठीक है, एनएटी में अगर क्वेश्चन आएगा यार, एनएटी में अगर क्वेश्चन आता है या कुछ आता है, सो यू हैव टू फॉलो ओल्ड वन, है ना? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया कि ओल्ड वन है कि न्यू वन है, ऐसा कुछ सिलेबस तो है नहीं इसका स्पेसिफाइड, है ना? लेकिन यार ये न्यू वैल्यू है। हाँ, ओल्ड ही यूज करना है। चलो लिख लो, ये वैल्यूज लिख लो। चले, क्यों? रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑन इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस। रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि तुमने पैसा जो डाला है ना, किसी भी चीज के लिए, सो दैट इज रिटर्न में कितना है। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो अलग चीज है ना। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब कि तुम्हारा सपोज प्रॉफिट हुआ है 40 लाख, तो उसमें से तुम इन्वेस्ट कितना कर रहे हो दूसरी नई चीजों में। और वो नई चीज हो सकती है तुम बिजनेस डेवलप कर रहे हो, नई चीज तुम्हारी हो सकती है मार्केटिंग तुम कर रहे हो। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने रेट से तुम इन्वेस्ट कर रहे हो। रिटर्न मतलब कि तुमने जो पैसा डाला है वो वापस कितना आया है। ठीक है, ओके। चलो ये लिख के हो गया क्या?
डन। ठीक है, मेरे को भेजना कौन सा PYQ है। ठीक है, लैंग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रेशो किसका होता है? रेशो नहीं, ये तो ये है ना अपना। ठीक है, कि जितना इन्वेस्टमेंट तुमने किया हुआ है तो उसके हिसाब से फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट या टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट तुम निकाल सकते हो। ठीक है, चलो चले। चले, ओके। इसके बाद डिज़ाइनिंग पार्ट थोड़ा सा आता है। डिज़ाइनिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स का कुछ पार्ट। ठीक है, हेड्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ठीक है, इलिप्सॉइडल हेड, हेमिस्फेरिकल। ठीक है, इलिप्सॉइडल, हेमिस्फेरिकल एंड टोरोस्फेरिकल। ठीक है, तो जितना स्फेरिकल हम बनाते हैं उतना अच्छा हमारा वो हेड कहलाता है। ठीक है, दूसरा प्रेशर वेसल्स। प्रेशर वेसल की अगर बात की जाए, ठीक है, तो एक होता है हमारे पास सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल और दूसरा होता है स्फेरिकल, है ना। तो इसमें टेंजेंशियल और दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग रहते हैं, स्ट्रेस दोनों के इसमें अलग अलग रहते हैं। ठीक है, चलो और कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक, फॉर्मूला लिखा दूँ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इसमें रहता है PD/40 और हुप स्ट्रेस अपना रहता है PD/2T, है ना। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लेंथ की बात हो रही है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में। ठीक है, और इसमें तो दोनों सेम ही रहता है स्फेरिकल के अंदर। चलो और कुछ। और कुछ डाउट है? करोजन अलाउंस T एक्चुअल इक्वल्स टू T डिज़ाइन प्लस T करोजन अलाउंस। तो ये नॉर्मली 2 mm तक हम यूज़ करते हैं, है ना। T डिज़ाइन कहाँ से मिलेगा? T डिज़ाइन यहाँ से मिलेगा। ओके, सो दिस इज T डिज़ाइन। यहाँ से हमें थिकनेस मिल जाएगी। ओके, यहाँ से हमें थिकनेस मिल जाएगी। डन। चलो कुछ डाउट है तो पूछो। एनी डाउट? चलो और कुछ डाउट है? सर डिज़ाइनिंग का अलग से पढ़ना है क्या? नहीं नहीं, जितना है। देखो, डिज़ाइनिंग मतलब क्या? हीट एक्सचेंजर, कौन सा फ्लूइड कहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए, वो एक डिज़ाइनिंग हीट एक्सचेंजर की हो गई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से, अगर स्फेरिकल है तो अपन इक्वल लिखते हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू PD/2T, है ना। PD/2T, है ना।
सो इस तरह से इधर थोड़ा सा आ जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स का पंप का आ जाता है, एनपीएसएच अवेलेबल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन एनपीएसएच रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स है। ठीक है, दो कंप्रेसर्स को अगर हम चला रहे हैं तो उनके बीच में इंटरस्टेज कूलिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो एयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसमें इंटरस्टेज कूलिंग करके हम करते हैं। सो ऐसे कुछ चीज़ें रहती है। ठीक है, हाँ ये हेड्स लिखा दिए मैंने, है ना। तो कौन सा हेड सबसे अच्छा है? ठीक है, तो हेमिस्फेरिकल सबसे अच्छा है। हेमिस्फेरिकल जितना स्फेरिकल रहेगा उतना वो ज़्यादा प्रेशर सस्टेन कर पाएगा। ठीक है, चलो और कुछ। चलो मेरे साइड से हो चुका है कुछ पीवाईक्यूज, अब मैं कल अच्छे से क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो उसके अंदर तुम्हारे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंटरस्टेज कूलिंग थर्मो से रिलेटेड है एक्चुअली, है ना, क्योंकि हम जब तुम कंप्रेसर यूज कर रहे हो तो कंप्रेसर में हम एयर को कंप्रेस कर रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ेगा तो जो एयर अंदर कंप्रेस कर रहे हो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब इंटरेस्ट अगर तुम मल्टीपल कंप्रेसर्स यूज कर रहे हो तो फिर वो दूसरे कंप्रेसर में जाएगा। लेकिन अगर दूसरे कंप्रेसर में गर्म ज़्यादा टेम्परेचर वाली एयर जाएगी तो उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं। ठीक है, इसलिए उसको हम ठंडा कर देते हैं और फिर इसको डबल कंप्रेस करके यहाँ से बाहर निकालते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज इन थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है थोड़ा सा। ठीक है, यस सबसे ज्यादा प्रेशर कौन बियर कर सकता है फॉर सेम थिकनेस, है ना, फॉर सेम थिकनेस, फॉर सेम थिकनेस सबसे ज्यादा प्रेशर कौन बियर कर सकता है? हेमिस्फेरिकल, उसके बाद टोरोस्फेरिकल, उसके बाद इलिप्सॉइडल। इलिप्सॉइडल मतलब अपने घर के टंकी के ऊपर जो होता है ना कवर, इस तरह से, दिस इज टोरोस्फेरिकल। हेमिस्फेरिकल पूरा अच्छे से एकदम ओके, इस तरह से होता है। टोरोस्फेरिकल में थोड़ा सा कर्व्स रहते हैं। चलो और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। और कुछ इसके अंदर फिर एक बार पूछ लिया था, ये कौन सा होता है? ये होता है नकल रेडियस, दिस इज नकल। और ये वाला जो होता है, ये वाला इसको हम बोलते हैं क्राउन रेडियस। ओके, सो दिस इज नकल, दिस इज क्राउन। ठीक है, तो हेमिस्फेरिकल के लिए तो कुछ होता ही नहीं है, वो डायरेक्ट ही गोला होता है पूरा। हाँ हाँ वैष्णवी, एनपीवी, आरओआर, पीएफ भी, डिस्काउंटेड कैश फ्लो सब कराऊंगा मैं। तुम्हारे पास अगर कोई अलग से स्पेशल क्वेश्चन है तो तुम भेज सकते हो। ठीक है, यू कैन सेंड मी। ओके, टोरोस्फेरिकल के लिए आर के इक्वल्स टू आर सी रहता है। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो तुम याद रख सकते हो। ठीक है, नहीं टोरोस्फेरिकल के लिए नहीं, इलिप्सॉइडल के लिए आर के इक्वल्स टू आर सी रहता है। टोरोस्फेरिकल के लिए आर के बाय आर सी, है ना, आर के बाय आर सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.6। हेमिस्फेरिकल के लिए तो आता ही नहीं है ना, क्योंकि ऐसा कोई बेंड ही नहीं आएगा हेमिस्फेरिकल में। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो याद रख सकते हो। ठीक है वैष्णवी, बाकी किसी को मैंने एज ऑलवेज, जिसको कोई स्पेशल क्वेश्चन पूछना है आराम से मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, चलो इसके अंदर सपोर्ट्स आ जाता है ना, सैडल सपोर्ट, स्कर्ट सपोर्ट्स। ठीक है, तो वो याद रखना। दूसरा इसके अंदर ये क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेज आ जाते हैं, सीव ट्रेज, बबल ट्रे, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, है ना, सीव ट्रे, बबल कैप, बबल कैप, वॉल्व,
ट्रे, है ना, ये मास ट्रांसफर में पड़ा होगा ये सब, ठीक है। सपोर्ट में बताया मैंने, सैडल, ओके, रिंग, स्कर्ट, अभी क्वेश्चंस आते नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें याद रख सकते हो, ठीक है। चलो, सो दैट्स इट, है ना। इसमें फॉर्मूलेस तो इजी है यार, कल क्वेश्चंस करेंगे बेहतरीन तरीके से, टेस्ट करते हैं तुम्हारा लास्ट सब्जेक्ट पीवाईक्यू का, ठीक है। कल चेक करते हैं किसने कितनी ईमानदारी से पीवाईक्यू किया, ऑब्वियसली, है ना। एमओ में भी मैंने डायरेक्ट पीवाईक्यू नहीं दिया था, लैंग्वेज और डेटा चेंज किया था, कल भी मैं लैंग्वेज और डेटा चेंज करूंगा, देखते हैं, ठीक है, कि तुम्हारा कितना स्कोर आता है पीवाईक्यू के अंदर, ठीक है। सो कल मिलते हैं यार, ठीक है। चलो डन, किसी को कुछ अभी पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। पढ़ाई करो यार अच्छे से, है ना, लोड मत लो, बेहतरीन तरीके से करो, पीवाईक्यू करो, गारंटी है अच्छी रैंक आएगी, ठीक है, अच्छे से करो, ठीक है। करे सेशन एंड, ठीक है, आज के लिए इतना ही फिर, ठीक है। चलो, सो करते हैं सेशन को एंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।